नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर हम लोग उपस्थित हुए। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट की माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ आप लोगों को बता दूं कि ये लेसन जो है वो परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। चौथे लेसन तक हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है। पांचवा लेसन आप लोगों का मालूम है कि चल रहा है। लेसन नंबर 5 उसका नाम है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। और इस लेसन के संदर्भ में हमने कुछ एक जानकारी प्राप्त कर ली थी। फिर भी एक बार विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अर्थ कि जो हमारे में विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, व्यवस्थित ज्ञान है वो विज्ञान, और उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना अर्थात टेक्नोलॉजी। उसके अंतर्गत हमने धातु विद्या और रसायन विद्या का परिचय प्राप्त कर लिया था। अब तीसरी विद्या के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने वैदिक विद्या। और वैदिक विद्या के अंतर्गत जो मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं यहाँ पर मैंने आपको बाजू में लिख के दिए हैं। सबसे पहले वाक्य प्रयोग कि वैदिक विद्या को शल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग के वैदिक विद्या को शल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा, विद्वानों के नाम। तो वैदिक विद्या के अंतर्गत महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तथा वाग्भट जैसे विद्वानों ने अपने संशोधन, मतलब आपको दूसरा मुद्दा लिखना है कि वैदिक विद्या में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट जैसे विद्वानों का समावेश होता है। उसके बाद उनकी किताबों का नाम कि भाई पहले चरक का परिचय, तो चरक ने क्या किया उसके बारे में लिखो। तो चरक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। उसके अंतर्गत 2000 से भी दूसरा मुद्दा चरक के, पहला चरक ने चरक संहिता लिखी। दूसरा मुद्दा उसके अंतर्गत चरक में कि उसमें 2000 से भी अधिक वनस्पतियों का वर्णन किया गया है या औषधियों का वर्णन किया है। उसके बाद आए महर्षि सुश्रुत, मतलब सुश्रुत के 2 मुद्दे। उसकी किताब का नाम है सुश्रुत संहिता। और दूसरा मुद्दा उसने क्या वर्णन किया तो कि ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है कि जो सिर के बालों को खड़ा चीरकर 2 भागों में काट सकते, मतलब धारदार शस्त्रों का वर्णन उसने किया है। किसने? महर्षि सुश्रुत ने। पहला वाक्य प्रयोग वैदिक विद्या को शल्य चिकित्सा। दूसरा, विद्वानों का नाम। 2 लाइन चरक की 2 लाइन कौन कौन सी? तो कि एक उनकी किताब का नाम और दूसरा उसने वर्णन क्या किया। दूसरा, सुश्रुत का परिचय, उसमें किताब का नाम और क्या वर्णन किया। उसके बाद वाग्भट का परिचय, उसकी किताब का नाम वाग्भट संहिता, और उसने जो ये तीनों ग्रंथ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, ये तीनों ग्रंथ
प्रत्येक वैद्य या डॉक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़े तो प्राचीन भारत के हिंदुओं में औषधि शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से, मतलब 6 मुद्दे हो गए हमारे। उसके अलावा 7वां मुद्दा यदि आप लोग लिखते हो तो प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधियों के अंतर्गत खनिज, वनस्पति, प्राणी औषधि वगैरह जानकारी, मतलब 3 बातों की, खनिज, औषधियों और खनिजों की, औषधियों की जानकारी मिलती थी, खनिजों की जानकारी मिलती थी, वनस्पति की जानकारी मिलती थी, प्राणियों की औषधियों की जानकारी भी हमें प्राचीन समय के अंतर्गत प्राप्त होती थी। अगर मैं मुद्दे पढ़ूँ तो दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ साथ दवाओं का वर्गीकरण करने के लिए दवाओं के उपयोग के हेतु भी उन लोगों ने सूचना, वे क्या करते थे। आगे का जो मुद्दा है 7वां या 8वां, कि वे मतलब प्राचीन समय के जो वैद्य थे, वैद्य मतलब डॉक्टर, वे प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे। कौन कौन से रोगों का, आगे का मुद्दा, कौन कौन से रोगों का इलाज, तो कि पेढ़ू, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर वगैरह। पुनः एक बार कौन कौन से रोगों का इलाज, तो कि पेढ़ू, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर, ये प्राचीन समय के अंतर्गत पाए जाने वाले अलग अलग रोग हैं। उन रोगों का भी वो सरलता से इलाज कर सकते थे। उसके अलावा उसकी विशेषता ये थी कि टूटी हुई हड्डियों को व्यवस्थित कर सकना, शरीर में प्रवेश मतलब गया हुआ बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकालना, टूटे हुए कान या तो नाक की चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी भी वो लोग जानते थे। आगे उन लोगों की व्यवस्था क्या थी, उस समय विद्यार्थियों को किस प्रकार वो समझाते थे, तो वो लोग मोम के पुतले, मतलब जो मीणबत्ती का उपयोग करते हैं उसका जो मोम होता है, उनके पुतले या मृत शरीर मतलब मरा हुआ जो शरीर होता है, उनकी शल्य चिकित्सा के द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देते। अगर आपने मुन्ना भाई MBBS देखा है तो आप लोगों को मालूम है कि वो एक डॉक्टर मुन्ना भाई को कहता है कि अगर डॉक्टरी सीखनी है तो एक मरा हुआ शरीर लाना पड़ता है, उसके बाद वो एक चाइनीज़ व्यक्ति को बॉडी उठा कर ले आते हैं। लेकिन कहने का मतलब आज भी लोग जो देहदान करते हैं वो देहदान मेडिकल साइंस के अंतर्गत विद्यार्थियों को सिखाने के लिए ही जाता है। 7-8 मुद्दे हो गए। आगे वे कठिन ऑपरेशन से करने में भी हिचकिचाते नहीं थे। स्त्री बाल रोगों के वो विशेषज्ञ थे और उसके कारणों से चिन्हों को देखकर उनके वर्गीकरण के द्वारा वो रोग को जान लेते थे और उसको मिटाने के लिए अलग अलग प्रकार की परहेज या तो किस प्रकार से केयर रखनी है उसकी जानकारी भी देते थे। मतलब 8-9 मुद्दे आप लोगों के मतलब हो जाते हैं। उसके अलावा प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का भी शास्त्र विकसित था, ये आपको अन्य में लिखना है। प्राणी शास्त्र भी विकसित था, उसमें खासकर अश्व, घोड़ा, हस्ती, हाथी के रोगों के ग्रंथ लिखे जाते थे। उसमें एक हस्ती आयुर्वेद एक हस्ती आयुर्वेद और दूसरा अश्वशास्त्र, ये दोनों के लेखक थे शालिहोत्र। वापस एक बार, हस्ती आयुर्वेद और अश्वशास्त्र दोनों शालिहोत्र की किताब थी, दो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मानी जाती थी। वैदिक शास्त्र के अलावा वाग्भट ने निदान के क्षेत्र में किताब लिखी जिसका नाम था अष्टांग हृदय, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से 10-12 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखने रहेंगे वैदिक शास्त्र के अंतर्गत, और लगभग सारे मुद्दे सरल है। फिर भी एक बार आपको परिचय पुनः करवा दूँ कि भाई उसका दूसरा नाम, विद्वानों का नाम, तीनों विद्वानों का एक एक लाइन में परिचय। उसके अलावा आगे जाओ तो वो लोग कौन कौन से मतलब रोगों के बारे में जानकारी रखते थे, उनका किस प्रकार से इलाज करते थे। उसके अलावा उसको रोगों को मिटाने की वो क्या व्यवस्था करते थे। उसके बाद प्राणी शास्त्र की किताबों का क्या उल्लेख हुआ, और लास्ट में इसका निष्कर्ष। इस प्रकार से आपको वैदिक विद्या के 8 से 9 मुद्दे बनाने का प्रयत्न करना है। वैदिक विद्या के बाद 39 नंबर पेज पर आप लोगों का फेवरेट एक शास्त्र दिया है जिसका नाम है गणित शास्त्र। गणित शास्त्र के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पहला मुद्दा आप लोगों को बनाना है वाक्य प्रयोग, कि गणित शास्त्र के द्वारा ही दुनिया का व्यवहार चलता ऐसा माना जाता है।
क्योंकि गणित शास्त्र के क्षेत्र में या तो वाक्य प्रयोग ऐसा भी कर सकते हैं कि गणित शास्त्र भारत का प्राचीन शास्त्र है। नंबर 2, कौन कौन सी भारत ने खोज की? तो भारत ने गणित शास्त्र में शून्य, दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित, वैदिक गणित जैसी पद्धति की खोज करके दुनिया को दिया। दूसरा मुद्दा कि भारत ने शून्य, दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित, वैदिक गणित जैसी अलग अलग प्रकार की कई खोजें की। अब कौन से विद्वान ने कौन सी खोज की उसकी बात करूँ तीसरे मुद्दे में, तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अंडरलाइन करनी हो तो कर लीजिएगा कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अंक के पीछे शून्य लगा करके लिखने की प्रक्रिया के शोधकर्ता गुरुत्समन, मतलब शून्य के पीछे लगभग 52 से 53 संज्ञा को हम लोग लिख सकते, उसकी खोज की थी किसने? गुरु, मतलब शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। शून्य के बाद 53 संख्या, 53 संख्या मतलब कैसे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, 20 प्रकार से जो लिखते हैं उसकी खोज की थी गुरुत्समन। उसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? पांचवा मुद्दा कि गणित शास्त्र की खोज हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ो दूसरे पैराग्राफ में, तो तीसरे विद्वान आए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने ईस्वी सन 1150 में दो किताब लिखी जिसका नाम था लीलावती गणित और बीज गणित नाम के ग्रंथ लिखे। उसमें कौन सी बातों का उल्लेख किया? तो कि जोड़ घटाव का भी संशोधन किया। उसके बाद आए ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? तो कि समीकरण के अलग अलग प्रकार बताए। उसके मतलब सभी विद्वानों की एक एक लाइन आप लोग बना लोगे तो 5 विद्वानों की 5 लाइन आराम से बनेगी, वाक्य प्रयोग बनेगा और कौन कौन सी खोज वो भी बन जाएगा। बोधायन आए। बोधायन ने क्या खोज की सर? तो कि बोधायन ने प्रमेय, त्रिकोणमिति दिए और इसमें 20 सिद्धांतों का उल्लेख उसने मतलब किया। उसके बाद आप स्तंभ आए। उसने शुल्व सूत्र में ईस्वी सन 800 में विभिन्न प्रकार की वैदिक यज्ञों के लिए जो विधियाँ है वो गणित में किस प्रकार से उपयोगी है उनके बारे में भी मतलब बताने का प्रयत्न किया। उसके बाद 2 अंकों में अलग से आर्यभट्ट का यदि आपको परिचय पूछे तो फिर से एक बार आपको उसके मुद्दे बनाने रहेंगे। आर्यभट्ट की किताब का नाम है आर्यभट्टियम। दूसरा उसने क्या क्या बताया? तो कि पाई की कीमत 22/7 या 3.14 जितनी होती है वो बताया। उसके अलावा उसने गोले की परिधि, व्यास के अनुपात को दर्शाने वाले अचलांक मतलब पाई, उसके बाद भाग की आधुनिक पद्धति, गुणा, जोड़, घटा, वर्गमूल, घनमूल आदि अष्टांग पद्धति का विकास किया। किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी है, इसलिए आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगर ये विधान पूछे तो पहले आर्यभट्ट की किताब का नाम, फिर उसमें कौन कौन सी बातें बताई, कौन सी पद्धति, अष्टांग पद्धति की बात बताई और इसलिए उसको गणित शास्त्र के पिता के नाम से। उसके अलावा उसने 10 गीतिका और आर्यभट्टियम मतलब 2 किताब, एक तो आर्यभट्टियम और दूसरी 10 गीतिका जैसी किताब आर्यभट्ट ने लिखी। उसके अलावा आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है। उसके अलावा उसने अंक गणित और रेखा गणित जैसी जानकारी भी दी, इसलिए आर्यभट्ट को गणित शास्त्र के पिता कहा जाता है। इसमें भी आप लोगों को 8 से 9 मुद्दे सरलता से बनाने हैं। इसके अलावा गणित शास्त्र में विभिन्न पहलुओं की चर्चा हुई, अनेक विद्वान आए जिसमें खासकर अन्य में जाएगा ये मुद्दा। उसमें बोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे अलग अलग गणित शास्त्रियों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार गणित शास्त्र भी भारत का प्राचीन शास्त्र माना जा सकता है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेहरबानी करके फ़ोन कीजिएगा। मेरा संपर्क नंबर है 9825581539।
फ़ोन कीजिएगा। व्हाट्सएप पर कोई प्रकार के मैसेज फालतू के नहीं भेजिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक रात को 11 बजे से पहले तक आप कोई भी प्रकार का कॉल कर सकते हैं अगर वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो, और व्हाट्सएप मैसेज नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।